बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। दो चार्जों के बीच में जो फोर्स था उसके लिए कूलम्ब्स लॉ ने अपना एक फार्मूला दिया था। दो चार्ज नहीं, दो पॉइंट चार्ज के बीच के लिए। पॉइंट चार्ज क्या है ये हम लोग सीखेंगे। पहले इस लॉ के बारे में जान लें कि ये लॉ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion is directly proportional to product of point charges and inversely proportional to square of distance between them। ध्यान देने वाली बात है इसमें, कूलम्ब्स लॉ वैलिड है केवल किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। अब ये पॉइंट चार्ज क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो एक डिवाइस पे किया गया था, उसका नाम है टॉर्सन बैलेंस। टॉर्सन बैलेंस एक पूरा सेटअप ही है जिसको पहली बार इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए कूलम्ब साहब ने यूज़ किया था इन ईयर 1784 अप्रॉक्स या 1785 के आसपास में। उसमें उन्होंने दो मेटेलिक स्फीयर लिया था। दो मेटेलिक स्फीयर के बीच की जो दूरी थी और जो मेटेलिक स्फीयर था वो डिस्टेंस उस मेटेलिक स्फीयर के डायमेंशन से, उसके साइज से बहुत ज़्यादा था। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है, अगर उसके डायमेंशन से मेटेलिक स्फीयर का साइज या फिर उस चार्ज का साइज बहुत छोटा है तो हम उसे क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज कहेंगे। बहुत बच्चों को इस पॉइंट चार्ज में दिक्कत होती है, इसलिए हम ये समझ लेते हैं इनके एक्सपेरिमेंट में ही ये इस चीज़ को लिखा गया था। तो पॉइंट चार्ज क्या है? द साइज ऑफ चार्ज is very small compared to separation between two charges। तो जो चार्ज का डायमेंशन है, जो मेटेलिक स्फीयर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थे उनका, उस मेटेलिक स्फीयर का जो रेडियस की साइज थी वो उन दोनों चार्ज के बीच में जो दूरी है उसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा था, इसलिए हम उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। इस बात को ध्यान देना है, न्यूमेरिकल करते समय बहुत काम आएगा। अब जैसे वो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके हिसाब से हम लोग डेटा लिख लेते हैं। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस। मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज है Q2 और इनके बीच की दूरी क्या है? R। तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा और जो ये दूरी दी हुई है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों टर्म को मिला लेते हैं, हमें क्या मिलेगा? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने से एक कांस्टेंट मिलेगा टर्म के, और मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह कूलम्ब फोर्स केवल अट्रैक्टिव नहीं होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी होता है। अब ये k क्या है? k एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। डायमेंशन से आप चेक कर सकते हैं, k को अगर आप इधर ही छोड़ दें तो इसका डायमेंशन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसे हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, प्रोनाउंसिएशन है इसका एप्सिलॉन नॉट। और ये है क्या? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग कैपेसिटर में करेंगे। फिलहाल के लिए आपको जानना है कि इसे परमिटिविटी इन फ्री स्पेस पढ़ते हैं, और इसकी यूनिट जो है ठीक इसके अपोजिट होती है। के इन्वर्सली है तो यूनिट भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे? 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स कूलम्ब लॉ के हिसाब से इस तरीके से है। हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि अभी मैं यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिखा हूँ, और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिखते समय हमको एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा, वो आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए इतनी वैल्यू होती हैं सारी, ये आपको दिमाग में रखनी। अगर 2 पॉइंट चार्ज हम लोग ले लिए Q1 Q2, और ये दोनों पॉइंट चार्ज सेम नेचर के हैं, मतलब आइदर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है। तो इस चार्ज पर Q2 की वजह से फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, F(1) ड्यू टू 2। इस पे किधर लगेगा? इधर की तरफ। अगर हम अपोजिट ले लें, एक पॉजिटिव चार्ज ले लें यहाँ पर और दूसरा नेगेटिव चार्ज ले लें, तो अब क्या होगा? इस पे फोर्स Q2 की वजह से किधर लगेगा? इधर की तरफ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और Q2 पे फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ। इन दोनों कंडीशन में 2-3 चीज़ ध्यान देने वाली है। वहाँ से एक प्रॉपर्टी अराइज होगी, जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और इस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से K(Q1 Q2/r² होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो K(Q1 Q2/r² होगा। मतलब फोर्स क्या है? सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है। तो इन तीनों पॉइंट को हम लिख लेते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। दूसरी चीज क्या थी? फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और तीसरी बात क्या थी? जो फोर्सेस हैं वो अपोजिट हैं एक दूसरे के। फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अब ये 3 स्टेटमेंट है, ये 3 स्टेटमेंट आप लोग पहले क्लास में पढ़ चुके होंगे। ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक लॉ ही है, जो कि न्यूटन का कौन सा लॉ है? 3rd लॉ है। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और जो एक्शन रिएक्शन होता है वो अलग अलग बॉडी पे लगता है। तो फोर्स यहाँ पर इस बॉडी पे लग रहा है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। इसका मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला कि कूलम्ब्स लॉ फॉलो न्यूटन 3rd लॉ। और इसको मैं एक लाइन में अगर लिखना चाहूँ, इन तीनों बातों को एक लाइन में लिखना चाहूँ,
मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड इक्वल है, वेक्टर का साइन दे दिए और यहाँ पे माइनस लगा दिए। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट वेक्टर है। और आपको मालूम होगा अपोजिट वेक्टर क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है कूलम्ब्स लॉ की कि कूलम्ब्स लॉ सेंट्रल फोर्स है, तो उसको समझ लेते हैं कि वो सेंट्रल फोर्स क्या होता है। अगर मान लेते हैं Q1 चार्ज यहाँ पर है, Q2 चार्ज यहाँ पर है, और अभी तक हम लोग पढ़े थे कि फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। मान लेते हैं कि फोर्स इधर लग रहा है इस बॉडी पे और इस पे इधर लग रहा है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r। तो अभी भी वो तीनों बातें इसके लिए भी वैलिड है कि फोर्स अपोजिट लग रहा है, फोर्स इक्वल लग रहा है, और फोर्स अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है। तो पिछले वाले स्टेटमेंट के हिसाब से ये भी सही है, लेकिन कूलम्ब्स साहब ने बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। तो ये चीज़ गलत है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, सेंट्रल फोर्स हमेशा दो बॉडीज को जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग ही लगेगी। अगर चार्ज हमारा यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, तो इस पे फोर्स इस लाइन को जोड़ने वाली जो भी रेखा है उसी के अलॉन्ग लगेगा। अगर यहाँ पर कोई चार्ज है तो इस पे फोर्स इसके वजह से इस लाइन के अलॉन्ग ही लगेगा, या तो इधर लग सकता है या तो इधर लग सकता है, डिपेंड करता है कि इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कूलम्ब्स फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स क्या होता है, दैट इज इट एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज को जोड़ने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग भी ये फोर्स लगेगा। फिर से मैं फिगर यहाँ बना दे रहा हूँ। इसके वजह से इस पे फोर्स या तो इधर लग सकता है या तो इधर लग सकता है, क्योंकि इसको जोड़ने वाली ये लाइन है। इधर कब लगेगा, डिपेंड करता है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। हाँ, मैं इधर नहीं लगा सकता, इधर नहीं लगा सकता, इधर नहीं लगा सकता, इधर नहीं लगा सकता। और ये प्रॉपर्टी बहुत हेल्पफुल होगी हमको न्यूमेरिकल करने में। तो ये एक प्रॉपर्टीज है कि कूलम्ब्स फोर्स कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, दो बॉडीज को जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग अगर लगती है। चलिए, तो हमें एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात पता चली कि कूलम्ब फोर्स कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। तो अभी तक जो हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे थे फोर्स का, वो क्या लिख रहे थे, F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये केवल मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अब हम जान गए हैं कि जो भी डायरेक्शन होगा इन चार्जेस पे फोर्स का, वो किधर की तरफ होगा, along द फोर्स एक्टिंग दिस लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट चार्जेस। तो हमें इस वैल्यू को डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन देने का काम किस वेक्टर का है, ऐसा कौन सा वेक्टर है जो डायरेक्शन प्रोवाइड करे और उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो यूनिट वेक्टर होता है वो। यूनिट वेक्टर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसके पास केवल डायरेक्शन हो। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर में मुझे क्या लेना चाहिए, फोर्स किसके अलॉन्ग लग रहा है, इस लाइन के अलॉन्ग। ये जो भी लाइन होगी उसी का यूनिट वेक्टर हम लेंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे, आर कैप। तो फोर्स क्या लिख लेंगे हम लोग, के Q1 Q2, आर कैप बराबर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर।
और नीचे आर स्क्वायर पहले से, मॉड ऑफ आर क्यूब। ये हमारा फोर्स हो गया वेक्टर फॉर्म में। ध्यान रखने वाली बात है कि आप इस फॉर्मूला को ऐसे ही रट ना लीजिए, बुक में आर का टर्म दिया रहता है इसीलिए बच्चे यही याद कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी लिखा हो, Q1 है, Q2 है, अगर यहाँ पर y लिखा है तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, K Q1 Q2 y वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वाई क्यूब। x लिखा होगा तो x वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ x क्यूब, क्योंकि हमको इसके अलॉन्ग के डायरेक्शन ही में फोर्स लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है, रटने वाली बात नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसका यूज समझ में आएगा। तो हम लोग अभी तक क्या सीखे कूलम्स लॉ से, कि कूलम्स फोर्स किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि कूलम फोर्स किसके लिए यूज हो रहा है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स पता करने के लिए। और आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो और भी सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। ये कूलम फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आपके सेकंड चैप्टर में आएगा जब आप पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्स उसे कहते हैं जिस फोर्स के वजह से अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वो अपने पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो भी आप पाथ लिए हैं वो उस पर डिपेंड नहीं करता, इस पॉइंट और इस पॉइंट इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। चलिए थोड़ा सा इस पे न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल को अलग अलग भाग में हम लोग बांट लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल तो बहुत सारी बन सकती है, लेकिन बेसिक पहले न्यूमेरिकल हम लोग वो करेंगे जो 12th बेसिस पे। बाकी इसमें हम मैकेनिक्स लगा देंगे तो दुनिया भर के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं है। तो पहले हम लोग जो प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ पे, वो किस पे पढ़ेंगे, वेक्टर पे। मतलब हमको इसमें ये चेक करना है कि आपको वेक्टर आता है कि नहीं। अगर जो बच्चे पढ़े होंगे क्लास 11th में वेक्टर, तो मैं उनके लिए बता दूं, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, थीटा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ये वाला एंगल इन दोनों वेक्टर के टेल से टेल जो जुड़े रहते हैं, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे तीनों पे आइडेंटिकल चार्ज रखा हुआ है, और आपको मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं कहूँ कि इस पे फोर्स मुझे पता करना है। इस चार्ज के वजह से इस चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी। कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स किधर होगा, इधर की तरफ होगा। कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैं इसको एफ लिख लेता हूँ और इसको भी एफ लिख लेता हूँ। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। और हमें दो वेक्टर मालूम है, एंगल मालूम है, फॉर्मूला यहाँ पर दिया है। तो क्या लिखेंगे, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आएगी, √3f। मतलब हमारा फोर्स कितना लग रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो बताइएगा, मुझे पूरा वेक्टर पढ़ाना होगा, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। इसको ए वेक्टर मान लिया, इसको बी वेक्टर मान लिया, यहाँ पे पुट कर दिए, और उसके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो बस यहीं आपसे चेक करने की अपेक्षा रहेगी अगर इस पर क्वेश्चन बनाया जाएगा तो। और इस पर क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन बनाने में अब कुछ रखा है नहीं।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, फिर से वहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। अब तो बस चार्जेस के साथ खेलना है। यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, और इसको नेगेटिव कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। सेम क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे नेट फोर्स बताइए। पॉजिटिव की वजह से फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, नेगेटिव की वजह से फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। ये देखिए दोनों वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हैं। वेक्टर का टेल टू टेल जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। और कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। इसका मैग्नीट्यूड KQ/A², KQ²/A²। जब आप रिजल्टेंट फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A² + B² + 2AB cos 120 यानी -1/2। 2 से 2 कट जाएगा, -f² से f² कट जाएगा, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? F। मतलब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नेट फोर्स कितना होगा? KQ²/A²। 3 की जगह आप 4 बना लें, 4 की जगह 5 बना लें, उससे कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। हाँ, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि वेक्टर आपको आता है कि नहीं। एक ही साथ 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर एक ले लेते हैं। स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, डायगोनल यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, उस पर नेट फोर्स पता करना है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। बस यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नेट फोर्स पता करना है। ये क्या है? स्क्वायर। अब डिपेंड कितने नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से सॉल्यूशन होता है। अगर 1 नंबर में आएंगे तो आंसर आप तुरंत बता लेंगे। इस चार्ज की वजह से इसका फोर्स इधर होगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स इधर होगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स इधर होगा, और इस चार्ज की वजह से फोर्स इधर होगा। मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे इस फोर्स और इस फोर्स के, क्योंकि ये दूरी बराबर है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा तो आपको सॉल्व करके दिखाना हो, तो उस समय हम क्या करेंगे? इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? KQ²। अच्छा, दूरी कितनी है? डायगोनल, ये A है, ये A है, तो डायगोनल कितना हो गया? √2A। और डायगोनल का आधा √2A/2, मतलब A/√2। इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। वही वैल्यू यहाँ पर होगी। यानी 2 वेक्टर हैं, इसको अगर मैं F लिख रहा हूँ तो ये भी F है, और 2 वेक्टर इक्वल हैं और 90 डिग्री पे, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? √A² + B² + 2AB cos θ। cos 90 0 हो जाएगा, मतलब √A² + B²। A B इक्वल है, मतलब √2F। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये जो ऊपर वेक्टर हम ऐसे बनाए हुए हैं, इसकी वैल्यू हो गई √2F। 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, √2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? KQ²/A²। अब उसी तरह इसके वजह से फोर्स इधर F होगा, इसके वजह से फोर्स इधर होगा, रिजल्टेंट इधर आएगा। ये कितना आएगा? सेम इतना ही आएगा, 2√2 KQ²/A²। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? ये दोनों वेक्टर अपोजिट वेक्टर। और अभी अपोजिट वेक्टर हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना आ गया? 0 आ गया। सिंपल है। अगर अब इस क्वेश्चन को करना हो सॉल्व, तो ये तो कर लिए, तो ये अब कठिन नहीं रहा। इसके वजह से इस पर फोर्स इधर होगा, इसके वजह से फोर्स इधर रहेगा, रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर की तरफ। कितना आएगा? अभी निकालें। 2√2 KQ²/A²। नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पर फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर की तरफ आएगा। फोर्स कितना हुआ? सेम हुआ। दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे? एडअप हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 4√2 KQ²/A²।
कोई दिक्कत तो होगी नहीं इसमें, कोई दिक्कत होगी तो वेक्टर की प्रॉब्लम है, कूलम्स लॉ की नहीं है। अब बताइएगा, मैं इसको वेक्टर पढ़ा दूंगा। तो पहले हम लोग ट्रायंगल लिए हैं, फिर स्क्वायर लिए हैं। स्क्वायर पे एक और क्वेश्चन बनाना चाहें तो आप लोग बना लें। एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर। मुझे इस पर फोर्स निकालना। इस चार्ज की वजह से इसका फोर्स इधर होगा, इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स किधर होगा, इधर होगा। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों चार्ज के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हाँ, एक चीज़ ध्यान देने वाली है, मैं सिंप्लिसिटी के लिए चार्जेस को आइडेंटिकल ले रहा हूँ। हो सकता है बुक में चार्जेस अलग अलग हो, कंसेप्ट यही होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कितना हो जाएगा ये, √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्या ये नेट फोर्स है, नहीं। अब ये चार्ज बाकी, इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा। कितना होगा, अलग होगा, क्योंकि इसकी दूरी अब अलग हो गई, ये √2 है। तो फोर्स कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में। तो कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2 + 1/2। ये आपका नेट फोर्स होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मैं 4 वेक्टर बनाऊँ, 5 वेक्टर बनाऊँ, 6 वेक्टर बनाऊँ, 10 वेक्टर बनाऊँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर एडिशन आपको आना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन से एक नई प्रॉपर्टी हम लोग सीखेंगे। प्रॉपर्टीज नहीं है, वो वेक्टर ही का कंसेप्ट है। अगर आपको आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो जान लीजिए। ये रेगुलर हेक्सागन है, मान लेते हैं इसकी इन सब की दूरी क्या है, यहाँ से सेम है। जब रेगुलर हेक्सागन है तो ये दूरी सब सेम ही होगी। यहाँ पे चार्ज नहीं रखा हुआ है, इस पर नेट फोर्स पता करना है। सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। इसके वजह से फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, इसके वजह से फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी जुड़ के, 0। 0 क्यों हो रही है, क्योंकि ये वेक्टर अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसा कंसेप्ट ना बना लीजिएगा कि एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर है तो इनका सम 0 ही होगा। ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे तभी जाके 0 होंगे और अपोजिट होंगे। तो इस वेक्टर की वजह से फोर्स इधर की तरफ होगा, इस वेक्टर की वजह से फोर्स इधर की तरफ होगा, ये भी कैंसिल होगी। ये वेक्टर ये एक चार्ज बचा है, इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स किधर आया, इधर की तरफ। इसकी दूरी a मान लेते हैं, तो फोर्स कितना हुआ, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मतलब इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना हुआ, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं सिखाने वाला था जो आपको हो सकता है पहले से मालूम हो। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के हिसाब से। यहाँ पे चार्जेस था क्यू 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 क्यू, और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चार्ज रख लेता हूँ खुद से। ठीक है, क्यू ही रखता हूँ, इसको दिमाग में रखिएगा, ये चार्ज है नहीं। और यहाँ पर एक चार्ज है, इस पर नेट फोर्स निकालना है। ध्यान से देखिए, इसके वजह से फोर्स इधर होगा, इसके वजह से 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 इधर होगा और इसके वजह से इधर होगा। तो जब भी साइक्लिक एक वेक्टर बनता है तो उनका एडिशन 0 ही हो जाता है। आप शायद पढ़े होंगे, अगर साइक्लिक वेक्टर ऐसे बन रहा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये वेक्टर इधर है, ये साइकिल कंप्लीट हो गई। तो साइक्लिक वेक्टर का एडिशन क्या होता है, 0। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये साइक्लिक वेक्टर ही बनेगा। इस वाला वेक्टर को देखिए, मैं उठा लेता हूँ ऐसे। ठीक है, थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसे, वो दिखाई दे। इस वाले वेक्टर को उठा लिए, इस वेक्टर में इस वेक्टर को जोड़ दिए। कैसे जोड़ेंगे, इधर की तरफ। इस वेक्टर में इस वेक्टर को जोड़ लिए, कैसे जोड़ेगा, इधर की तरफ। इस वेक्टर में इस वेक्टर को जोड़ लिए, कैसे जोड़ेगा, इधर की तरफ। ठीक है, इस वेक्टर में इस वेक्टर को जोड़ लिए, ऐसे जोड़ेगा। और लास्टली ये वाला वेक्टर,
ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। इसका मतलब कि इन सारे वेक्टर का सम क्या होता है, 0 ही होता। तो 0 होता तो इससे मैं इस रिजल्ट पे कैसे आ सकता हूँ, तो ऐसे आता हूँ। मान लेते हैं कि इस फोर्स को F1 मान लेते हैं, F2 मान लेते हैं, F3 मान लेते हैं, F4 मान लेते हैं, F5 मान लेते हैं, F6 मान लेते हैं। तो मेरे लिए क्या होता है, इन सारे वेक्टर का सम क्या होता है, 0 होता। अगर यहाँ पे चार्ज होता तो चार्ज तो यहाँ पे दिया नहीं था, इसका मतलब मैं चाहूँ तो इसको और कैसे लिख सकता हूँ। ये सारे वेक्टर सेम है, यहाँ से यहाँ तक के वेक्टर, इवन ये भी वेक्टर सेम ही है जो हम खुद से जूम किए। तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, जितने भी वेक्टर हैं F6 जो वेक्टर था हमारा, या फिर ऐसे ही लिख लीजिए जैसे आपको समझ में आए। F5 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ F6 वेक्टर, यानी ये जितने ये फोर्स हैं इन सबका सम किसके बराबर है, उस फोर्स के बराबर है जो यहाँ पर अगर चार्ज रहता। ये चार्ज इस बॉडी पे फोर्स किधर लगाती, अगर पॉजिटिव रहती तो इधर लगाती। आंसर में क्या है, माइनस ऑफ F6, मतलब वो फोर्स किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। एक चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स कितना होता, इतना ही होता। तो ये जितने भी कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 चार्जेस के वजह से जो सेंटर पे फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, अगर यहाँ पर एक और चार्ज रहता है उसके बराबर। तो एक्चुअली में प्रॉपर्टी है वेक्टर की कि साइक्लिक वेक्टर का सम क्या होता है, 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कभी कभी क्वेश्चन को बिना हाथ लगाए ही सॉल्व हो जाता है अगर आपको मालूम है तो, वरना मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है। इस प्रॉपर्टी को समझना है तो फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन को लेके। अभी हम लोग ये क्वेश्चन किए थे और इसके सेंटर पे एक चार्ज था Q। एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज है Q। सेंट्रॉइड तो आपको मालूम ही होगा, क्लास 10 में पढ़े हुए। इस चार्ज की वजह से फोर्स इधर हुआ, इस चार्ज की वजह से फोर्स इधर हुआ, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, कट जाएंगे। इस चार्ज की वजह से फोर्स इधर हुआ, इस चार्ज की वजह से फोर्स इधर हुआ, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, कट जाएंगे। मुझको प्रॉपर्टी से पता करना है। प्रॉपर्टी क्या है, साइक्लिक वेक्टर का एडिशन 0 होगा। ये फोर्स, उसके बाद ये फोर्स, उसके बाद ये फोर्स, इसके बाद ये फोर्स, ये साइकिल बना रहा है। तो मन में ही इसको सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि यहाँ से भी दिख रहा है ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, तो 0 हो जाएगा। तो जो आपको इजी लगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह ये इजी लगेगा, कभी कभी ये भी काम करता है। जैसे इस वाले फिगर में देखिए, इस चार्ज की वजह से फोर्स किधर है, इधर की तरफ। इस चार्ज की वजह से फोर्स किधर है, इधर की तरफ। और इस चार्ज की वजह से फोर्स किधर है, इधर की तरफ। अब इसमें तो आप नहीं बता सकते कि ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है। हालांकि अगर इसका रिजल्टेंट आप निकालेंगे तो एक इधर वेक्टर आएगा जो इसको कैंसिल करेगा। लेकिन अगर साइक्लिक वेक्टर आपको मालूम है तो आप सिंपली बना सकते हैं, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर ऐसा है। ये साइक्लिक वेक्टर बन गया। इसका मतलब इस चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ये है साइक्लिक वेक्टर की प्रॉपर्टीज। तो वेक्टर के लमसम सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। एक आध दो क्वेश्चन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे भी होता है, तो वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। कोई डाउट होगा तो फिर पूछिएगा। कल हम लोग न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम पे पढ़ेंगे, कुछ मैथमेटिक्स पे पढ़ेंगे और फिर थोड़ा एडवांस लेवल के पढ़ेंगे। क्वेश्चन SC वर्मा और DC पांडे से रिलेटेड होंगे। धन्यवाद।